हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्या है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों का हल हमने देखा था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 से आगे के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको झूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 है, इसमें क्या उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण 1 को पहले हम लोग देखते हैं। उदाहरण 1 कहाँ पे है, पीछे बैठ जाना पड़ेगा। तो उदाहरण 1 पे चलते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। तो उदाहरण नंबर 1 जो आपका है वो ये है उदाहरण नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को, उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं एक बार जूम कर देता हूँ। और ये उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला इसमें पार्ट है, इसमें भी 2 उदाहरण है। इसमें लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी कि दो लोग हैं, एक का नाम है जॉन, एक का नाम है जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर जो है 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो मान लीजिए आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या, ये दोनों हम मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब जरा देखिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। वैसे तो ये उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 का पहला पार्ट है और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है प्रश्नावली 4.2, ठीक है। इसमें प्रश्न संख्या 2, इसमें हमसे कहा गया था उदाहरण नंबर 1 पे दी गई समस्या को हल कीजिए। तो जॉन और जीवंती 2 लोग हैं, तो हमने मान लिया, माना जॉन के पास, माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, माना आरंभ में या प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी। जॉन के पास कंचों की जो संख्या है, कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। हमने मान लिया जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या थी वो है x। फिर इसके बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास जो कंचे हैं, कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की जो संख्या है, कंचों की संख्या हमने कितनी मान ली, बराबर 22, ठीक है। अब अरे यार सॉरी, 22 मान सकते हैं। वैसे तो हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बना देंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा, लेकिन हमें द्विघात समीकरण यानी कि एक ही चर में बदलना है। जो हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। इसी में हमें कन्वर्ट करना है। कुल मिला के चर जो रखने हैं केवल एक ही रखना है, या तो x मान सकते हो या y मान सकते हो। तो हमने मान लिया आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x। अब जीवंती के पास कितनी होगी, अब कुल कंचे दोनों के पास मिलाकर कितने थे, 45। अब मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि 45 है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2 बच्चों के पास कुल मिलाकर 10 रुपए हैं। एक को अगर आपने 7 रुपए एक की जेब में है, तो दूसरे की जेब में कितने होंगे, 10 - 7 अर्थात कितने होंगे, 3। तो अगर कभी भी कुल मिलाकर दोनों के पास अगर जो संख्या है, जैसे 7 और इसको हम जोड़ेंगे, जैसे 7 + 10 - 7 अगर हम करें तो ये कितना बचता है, 10। तो कभी भी अगर दोनों व्यक्तियों के पास अगर मिलाकर चीज दे रखी होती है तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे 45 दोनों के पास है, तो टोटल हमारे पास कितना, 45। अब हमारे पास जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या बनेगी वो बनेगी 45 - x। तो कितनी बनेगी, 45 - x, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। तो हमने मान लिया जीवंती के पास कंचों की संख्या, ये हमारे पास हो जाएगी 45 - x, ठीक है। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 - x। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं प्रश्नानुसार क्या है। जॉन और जीवंती दोनों के मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, यानी कि 5 जॉन खो देता है, 5 जीवंती खो देती है। तो 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद
जॉन के पास कंचों की संख्या के बाद जॉन के पास जो कंचे हैं के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? पहले x थी, अब हमारे पास हो गया x माइनस 5 कंचे, ठीक है। और 5 कंचे जीवंती के पास अगर हो जाए, 5 कंचे जीवंती के पास, 5 कंचे खो जाने के बाद, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो 5 कंचे खो जाने के बाद, इसमें भी ये लिख दीजिए, 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या जो है, जीवंती के पास कंचों की संख्या जो है पहले कितनी थी? 45 माइनस एक्स, और 5 और खो जाएंगे, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा? 45, माइनस का कितना हो जाएगा? 5। अब सॉरी, अब ये कितना हो गया? 45 माइनस 5, ये हो गया हमारा 40 माइनस एक्स, यानी कि अब जो कंचे हैं जीवंती के पास वो कितने हैं? 40 माइनस एक्स। अब आगे क्या कहा है? कहा है इन तो 5-5 कंचे खो जाने के बाद उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124, यानी कि अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने हैं? x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स, और बराबर में इनका जो गुणनफल है कितना है? 124। इसको हम मान करेंगे, दो घात समीकरण बनेगी जिसका हम लोग गुणनखंड विधि से x के मान ज्ञात कर लेंगे, वही x क्या हो जाएगा? जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे कितना था हमारा? x, यहाँ पे कितना था? x माइनस 5, फिर हमारे पास कितना था? x माइनस 5 है, x माइनस 5, 40 माइनस x बराबर 124, 40 माइनस x बराबर हमारे पास कितना था? 124। अब इसको हल करते हैं, पहले x की गुणा 40 में करेंगे, ये हो जाएगा 40x, फिर x की गुणा x में करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर 5 की गुणा 40 में करते हैं, 520 यानी कि माइनस का 200, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास कितना? 200। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास हो गया माइनस का 200, और ये हो जाएगा 5 की गुणा जब आप x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x बराबर में कितना? 124, ठीक है। फिर इसके आगे की बात करें, माइनस का एक्स स्क्वायर और 40 प्लस 5, ये हो जाएगा 45x, 40 प्लस 5 ये हो जाएगा 45x, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 200 और 124 इधर आएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 124 बराबर में कितना बचेगा? 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45 प्लस क्या हो रहा है आज, क्या प्लस का 45x और माइनस का हो जाएगा 324, और बराबर में कितना करें बच्चों? 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस 1 से हम पहले गुणा कर देंगे, माइनस 1 से गुणा। अब यहाँ पे माइनस 1 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 45x, फिर माइनस माइनस प्लस का 324। अब सबसे पहला काम क्या है? कोई भी अगर द्विघात समीकरण सबसे पहले मानक रूप में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है, प्लस c बराबर 0 के रूप की है। तो हम लोग देखते हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ a का मान कितना है? गुणनखंड विधि से इसको हल करने जा रहे हैं। a का मान कितना है? x स्क्वायर का गुणन होता है a, b का मान कितना है? माइनस 45, और c का मान कितना है? 324। अब यहाँ पे पहले a और c की गुणा करिए, तो a गुणा 324, ये हो जाएगा 324 एकम 324। अब 324 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए कि जिनको जोड़ने पर, यहाँ पे क्या है बेटा? प्लस, जिनको जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए? 45। इनको जोड़ने पर है तो माइनस 45, लेकिन हम 45 क्योंकि ये माइनस आ गए हैं, ठीक है, 45 आना चाहिए कुल मिला के इनका जोड़। तो 200 324 के फैक्टर कीजिए आप, 324 को दो भागों में तोड़िए, दो ऐसी संख्याएं आप लोग देखिए, उसका मतलब गुणनखंड करो तो कितना आए, गुणनफल करो तो 324 आए, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 45। तो हम क्या करते हैं? काटते हैं, यहाँ पे इसके छोटे छोटे भागों को तोड़ते हुए जाते हैं कि किससे किससे कटेगा 324। तो उसी हिसाब से जहाँ पे भी जो भी फैक्टर आ जाते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट, वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे अगर बात करें 324, ये किससे कटेगा? सबसे पहले 324 एक से ही कटता है, तो 324 एकम 324, लेकिन अगर इसको जोड़ोगे तो आएगा 325, लेकिन बीच में तो 45 है। फिर आगे बढ़िए,
अब इसके आगे कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 162 दूनी करोगे, फिर इनको जोड़ोगे तब भी नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्या ये 4 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, ये हो गया 81 गुणा 4, 81 और 4 की जब आप गुणा करते हैं तो 81 4 की जब गुणा करेंगे तब भी 324 आएगा, 324 तो आएगा। लेकिन फिर हमने देखा क्या कि 324 के बाद अगर आप 324 तो ये आ रहा है 324 अगर आ रहा है, लेकिन इनका जोड़ जो है 81 और 4 आ रहा है 85, 85 तो हमारे पास है ही, हमारे पास तो बीच में कितना है, बीच में जो हमारे पास है वो है 45, ठीक है, अब भी नहीं आ रहा तो हम और आगे बढ़ेंगे और जितने फैक्टर इसके हो जाए, जिस जिस संख्या से कटे उसको काटते रहिए। यही एक तरीका होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं ये तरीका आपका यूनिक है, इस तरह से करोगे तो बड़े से बड़ा गुणनखंड सीख जाओगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, जो भी बच्चे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें अब ये कैसे कटेगा, अब 4 के बाद 5 से तो कटेगा नहीं, फिर 6 से आप ट्राई मारिए, 6 से आप ट्राई मारते हैं तो 6 पंजे 30, बचे 2, 6 चौक 24, ये हो गया 54, फिर 6 और 5 54 की गुणा करोगे 324 ही आने वाला है, 6 और 54 को जोड़ोगे तो हमारे पास जोड़ जो है 6 और 54 को जोड़ोगे तो हमारे पास होगा 60, हमें तो चाहिए भैया 45, नहीं चाहिए ये भी, ये जितने फैक्टर में नहीं आ रहे हैं। फिर आगे 7 से काटिए, 7 से काटोगे 7 चौक 28, पहले 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा कट रहा है या नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो वो बेसिक फैक्टर में नहीं, तो 7 चौक 28, 4 बचे 44, कटेगा ही नहीं 7 से, 8 से ट्राई करिए, 8 चौक 32, फिर 4 बच रहे नहीं कटेगा, 9 से करिए ट्राई तो 9 से हो सकता है कट जाए, तो 9 से हम अगर ट्राई करेंगे तो ये हो गया 9 तिया 27, कितने बचे 5 बचे यहाँ पे, 5 और 4 हो गए हमारे पास 54, 5 और 4 कितने हो गए 54, तो 9 छक 54। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 36 और 9 की गुणा करोगे तब भी आपका कितना आएगा 324, 36 और 9 की गुणा करोगे 324 आएगा, और 36 और 9 जब जोड़ोगे तो क्या 45 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही हमारे लिए फैक्टर है, 45 की जगह पे x स्क्वायर माइनस 45 की जगह पे कितना हो जाएगा 36 और 9, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9, साथ में हो जाएगा x प्लस 324 और बराबर में कितना होता है बच्चों 0। बात करें इसके आगे x स्क्वायर माइनस 36x और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 9x प्लस का 324 और बराबर में कितना है 0। अब यहाँ पे x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 36, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या बच्चों कॉमन है हमारा माइनस 9, क्या बचा x और प्लस माइनस कॉमन ले लिया, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 36, अब एक में हो जाएगा x माइनस 36, एक में हो जाएगा x माइनस 9 बराबर में कितना 0। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे समझेंगे प्यारे बच्चों चीजों को। तो इसके आगे हमारे पास क्या है, एक बार हम लोग क्या करेंगे x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे, x बराबर आ जाएगा प्लस का 36, फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरा x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे तो दो वैल्यू x की आई, तो यहाँ से ये है कि यदि जॉन के पास कंचों की जो संख्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है 36, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी, अथवा यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9
हो तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या 36 होगी, की संख्या 36 होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मुझे क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इसमें अब जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा, इसकी लैंग्वेज वगैरह ये हमें अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपका जो लिखा है जॉन और जीवंती वाला, इसको मैं रफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर मैं बार बार चीजों को समझाता हुआ चलूंगा तो एक ही लेक्चर हो पाएगा और एक ही जो क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार आप लोग जो है उसी चीज को रिवाइज ना करें। हम लोग एक बार देख लेते हैं तो फिर आप लोग वीडियो जो है बार बार स्किप करके देख लिया करें। अगला जो सवाल है इसको मैं एक बार जूम करके पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। वो कुछ खिलौने कितने हैं, एक्स। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना है, 55 में से हम कितने खिलौने बना रहे हैं, एक्स। तो 55 में से एक्स घटा दो, ये प्रत्येक खिलौने का क्या है, मूल्य। आगे क्या कह रहा है, आगे हमारे पास क्या है, कह रहा है प्राप्त किए गए संख्या के बराबर है एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है एक दिन में कुल निर्माण लागत। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर, मान लिया उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था 4.2 का, इसका दूसरा पार्ट। माना उस दिन निर्माण किए गए या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की जो संख्या है, खिलौनों की संख्या कितनी है, खिलौनों की संख्या बराबर हमने कितनी मान ली, एक्स। ठीक है, खिलौनों की संख्या बराबर एक्स। ठीक, उस दिन प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत जो दे रखी है, यानी कि उस दिन प्रत्येक खिलौने, यानी कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत और वो भी ये लागत किसमें दे रखी है, रुपए में। निर्माण लागत जो है वो कितना है, वो देखो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, वही लिखा है प्राप्त संख्या के बराबर है। तो निर्माण लागत 55 में से, तो 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो कितने निर्मित किए, एक्स। तो 55 में से एक्स घटाएंगे तो इसके बराबर है लागत। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कह रहा है उस दिन कुल मतलब आपको दे रखा है एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो प्रश्नानुसार जो निर्माण लागत है वो कितनी है, 750। तो 750 कब आएगी, यानी कि निर्माण लागत 750 कब आएगी, जब संख्या की उसके मूल्य से गुणा करेंगे। यानी कि हमारे पास x खिलौने बन रहे हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है और किसके बराबर है, 750 रुपए उस दिन आई थी निर्माण लागत। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, x का मान आएगा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, खिलौनों की संख्या। अब देखते हैं 55 की x में पहले गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 55x। अब x की जब x में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर में कितना है, 750। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, पहले माइनस x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का 55x लिखेंगे और बराबर में 750 है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 750 बराबर में क्या हो जाएगा, 0।
फिर से वही कंडीशन है प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन तो काफी इजी है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले -1 से गुणा करते हैं, क्यों x स्क्वायर का गुणांक हम सबसे पहले किसका बनाएंगे, प्लस का, -1 से गुणा करने पर। तो देखते हैं -1 से गुणा करने पर क्या बनता है रिजल्ट। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 55x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 750 और बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या है, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे समझते हैं 0। इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे पहले बच्चों 750, यहाँ पे ये देखिए ये मान रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है या नहीं, यानी कि इस रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर का गुणन कितना 1, b का काम कौन कर रहा है, b मतलब -55 और c का काम कौन कर रहा है, c का मतलब है हमारा 750। ठीक है, c का मतलब कितना है 750। अब यहाँ पे आप गुणा करिए a और c की, तो a और c की गुणा करेंगे, a गुणा 750, ये कितना हो जाएगा 750 एकम 750। अब 750 को आप दो फैक्टर में डिवाइड कीजिए, 750 को हम क्या करेंगे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे। अब 750 को हम दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो दो फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, जरा ध्यान से समझिए। 750 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिसका योग करें तो कितना 55। 750 को सबसे पहले ये देखते चलिए किससे किससे कटेगा, तो 750 फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, इसी तरीके से करना। 750 को पहले 1 से डिवाइड करिए, लेकिन अब जोड़ते हैं तो 751 आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। फिर आप देखिए 2 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा 325 गुनी 750 तो 325 गुना 2 आएगा, फिर 325 और 2 जोड़िए 327 आएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं सॉरी 325 नहीं 375 आएगा। अरे यार दिमाग का आज कहाँ है, 375 दूनी आएगा 750। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, हमें चीजों को समझना है। फिर और फैक्टर करिए, 3 से कटेगा क्या, 3 से देखिए 3 से आपका कट सकता है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया 25 और आगे आ गया 0। यहाँ पे ये 3, लेकिन 225 में अगर 3 जोड़ोगे तो हमारा नहीं होगा। लेकिन एक यहाँ पे मैं चीज बता दूं, अगर यहाँ पे ये 0 यहाँ से हटा दिया जाए, तो इसके फैक्टर आप इसी तरह करेंगे मुझे पता है, और यहाँ पे ये 0 लगा दिया जाए तो आप देख रहे हो 25 या 75, यानी कि 25 और 30 की गुणा करोगे तब भी 750 आएगा, लेकिन 25 और 30 को जोड़ोगे तो देखिए 55 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी भली बात। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो कितने हैं, वो है 25 और 30। यहाँ पे जो फैक्टर है वो कितने हैं 25 और 30। तो प्यारे बच्चों इस चीज को समझते हुए चलिएगा, आसानी से हम लोग कर पाए। तो इसके आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, फिर यहाँ पे आएगा 30 प्लस 25 और साथ में कितना आएगा एक्स, और प्लस का हो जाएगा 750 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पे x कॉमन ले लो, x माइनस 30 बचा, फिर माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचा x माइनस 30 बराबर में कितना है 0। अब अगर बात करें तो यहाँ पे x माइनस 30 हो गया, फिर अगली ब्रैकेट में x माइनस 25 हो गया, बराबर में कितना हो गया 0। अब देखिए इसके आगे x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आ गया 30। ठीक है, फिर इसके बाद इसके आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अगर x की बात करें तो x बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, ये हमारे पास x में वो तो 0 आ गया और ये कितना आ गया 25। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, अगर 30 है, अगर उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या अगर 30 हो रही है तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत जो हो रही है वो प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत यानी कि उसके जो लागत मूल्य वो कितना आएगा 55 माइनस 30 यानी कि 25। कब, जब उस दिन निर्मित खिलौने 30 हैं तो प्रत्येक की निर्माण लागत 55 माइनस 30 यानी कि 25 होगी। लेकिन अगर उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 है तो हमारे पास जो निर्माण लागत होगी प्रत्येक की तो 55 माइनस 25 बराबर होगी 30। इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाद में आप लोग ये दो लाइन आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं क्या, कि यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 है
तो प्रत्येक खिलौने का जो निर्माण लागत होगा 55 माइनस 3 बराबर 25 होगी। और यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 है तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत जो है प्रत्येक खिलौने की 55 माइनस 25 बराबर 30 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजों को आप लोग काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं इसके आगे जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसको भी समझते हुए चलेंगे। इससे पहले है ये है तो क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें लिखा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो गुणनफल 182, जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो दो संख्याएं, फिर से वही है क्वेश्चन। तो अगर बात करें तो माना एक संख्या x, माना एक संख्या बराबर x। एक संख्या हमने कितनी मान ली, एक संख्या हमने मान ली x। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 27 माइनस x। भाई दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 27 है तो एक अगर x है तो दूसरी 27 माइनस x। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना है, प्रश्नानुसार जो इनका गुणनफल है यानी कि x गुणा 27 माइनस x बराबर हमारे पास कितना है 182। ठीक है, ये हमारे पास गुणनफल है। अब गुणा करते हैं तो 27 की x से करेंगे ये हो जाएगा 27x, x की जब x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर बराबर में कितना है 182। 182 इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस का 182 बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब माइनस 1 से गुणा, माइनस 1 से करते हैं गुणा तो माइनस 1 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और माइनस माइनस प्लस का 182 बराबर में कितना आएगा 0। अब आप यहाँ पे देखिए क्या ये मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है या नहीं, तो ये इस रूप का है। अब अगर ये मानक रूप में है तो अगर यहाँ पे बात करें तो a का मान कितना है, a का मान है 1 और b का मान कितना है माइनस का 27 और c का मान कितना है हमारा, c का मान है हमारे पास 182। अब 182 के आप दो फैक्टर करेंगे, 182 के आप दो फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर करेंगे तो ऐसे फैक्टर करिए कि उनका जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए 27 तो 182। देख लीजिए किससे किससे कट रहा है और फिर जो फैक्टर हो तो उनको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले 182 एक से ही कटेगा, वो तो हमें चाहिए, दो से कटेगा, दो भी नहीं चाहिए तो दो से तो बहुत कम रहेगा। तो आप इसके आगे काटते हुए चलिए, जैसे अगर दो से काटे 2 ने 18, 2 एकम 2, ठीक है 91 दूनी 182, अगर 91 में 2 जोड़ेंगे तो 93 आएगा, हमें नहीं चाहिए। फिर आप 3 से ट्राई करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से, 10 से, क्योंकि जोड़ 27 आना चाहिए तो 10 तक तो ये होगा नहीं। फिर इसके बाद आप 12 से एक बार ट्राई कर सकते हो, 12 एकम 12, कितना बचा है 6, 62 नहीं कटेगा। फिर आप 13 से कर सकते हो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो आपको पता लग गया एक संख्या 13, यहाँ पे कितना बचा 5, उतारे 2, 52 हो गया, 13 चौको 52, यानी कि हमने 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 14। तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो आराम से आ जाएगा 27 की नॉर्मल सी चीज है बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास 14 प्लस 13 और साथ में कितना हो गया x प्लस 182 बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेंगे तो हल करते हैं। तो अगर बात करें इसके आगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस का 182 बराबर में कितना है 0। यहाँ से हम दोनों में से x कॉमन लेंगे, क्या बचा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया x माइनस ये भी हो गया 14 बराबर में हो गया 0। अब एक में हो गया x माइनस 14, अगली ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13 बराबर में कितना हो गया 0। अब एक x माइनस 14 हम बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 14। ठीक है, फिर इसके बाद x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना हो गया 13। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक संख्या हमारे पास 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी, जिनका योग क्या होगा 27। तो बाद में लिख देंगे अतः एक संख्या 14 तो दूसरी 13। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अब चलते हैं इसके आगे। प्रथम संख्या हमारा जो है वो 4 है, क्या है इसमें जरा एक बार देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 4 हमारे पास क्या है, इसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हमने मान लिया x और दूसरा हमारे पास x प्लस 1 है। ठीक है, हमने मान लिया दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है वो x प्लस 1 है। प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी कि जो प्रश्नानुसार है क्या इनके वर्गों का योग यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग x का वर्ग x स्क्वायर और x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना 365। ठीक है, इस समीकरण को हल करेंगे, जो आगे आएगा x का मान वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और वो भी कैसे चाहिए हमें क्रमागत। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस b की होल घात 2, आप लोगों को लिखाया गया है a प्लस b की होल घात 2 बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस बेस पे यहाँ पे देखिए a का काम कर रहा है वो x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब b का काम कर रहा है 1 तो a स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर में कितना है 365। ठीक है, इसको हल करेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 एकम 2x 365 इधर आएगा प्लस का है माइनस हो जाएगा बराबर में 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 जाएगा माइनस का 364 बराबर में हो जाएगा 0। 2 से करेंगे भाग, 2 से पहले बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे भाग, अब 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल माइनस का 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 182 बराबर में कितना 0। अब तेरा बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फिर से हमें गुणनखंड विधि अभी हमारे पास चल रही, तो हमें गुणनखंड विधि से x का मान निकालना है। निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले ये देखिए क्या ये मानक रूप में है, तो मानक रूप होता है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में समीकरण है या नहीं। तो चेक कीजिए a x स्क्वायर है फिर x है फिर अचर पद है बराबर 0, यानी कि ये मानक रूप में समीकरण है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे a का मान नोट करते हैं, a बराबर हमारे पास कितना है x स्क्वायर का गुणन 1, b बराबर कितना है प्लस 1 और c बराबर कितना माइनस का 182। फिर हम लोग क्या करते हैं a और c की गुणा करते हैं, ये a गुणा माइनस 182 ये आएगा माइनस का 182। ठीक है, अब 182 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए कि उनका अंतर कितना है 1। तो इससे पहले भी शायद जो क्वेश्चन हमारा था उसमें भी शायद 182 आ रहा था ये ऊपर, तो ये कल जो मैं वो सॉरी इससे पीछे जो मैंने बताया था क्या था इसके फैक्टर, इसके आप फैक्टर करते जाइए, सबसे पहले 2 से काटिए फिर 3 से काटिए फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते दो संख्याएं जब बचेंगी तो शायद आपका 14 और 13 था, 14 और 13 का जब अंतर करेंगे तो एक आएगा, 14 और 13 की जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो ये किताब से देख लीजिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्या है, इसको मैं हल कर देता हूं। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 13 और x माइनस 182 बराबर में कितना है 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14x ये हो जाएगा माइनस का 13x माइनस 182 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ पे ये वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस कॉमन और 13 कॉमन हो जाएगा, क्या बचा x माइनस कॉमन होने के बाद अंदर वाला प्लस और ये प्लस का 14 बराबर 0। एक में हो जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे पहला गुणनखंड, तो x का मान कितना आएगा माइनस 14, ये हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे अमान्य, क्यों क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो ये तो ऋणात्मक हो गया इसलिए ये हो गया हमारा अमान्य, ये हमारा हो गया क्या अमान्य। ठीक है,
दूसरा x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे x बराबर 13 हमारा मान है। हमसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा था, तो x की जगह पे आ गया 13, तो एक धनात्मक पूर्णांक अगर 13 है तो दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि कितना होगा 14। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएंगे 13 कामा 14, 13 कामा 14 है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं इसके आगे का बच्चों क्या है समझते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, जरा समझिएगा ध्यान से। यानी कि एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समझते हैं। समकोण त्रिभुज बना के, जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण भुजा ये 13 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आधार से 7 कम यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अन्य दो भुजाएं मतलब एक आधार और एक ऊंचाई ज्ञात करनी है। नामकरण कर दीजिए, इसका नाम हमने कर दिया ए बी सी। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है कर्ण भुजा हमारे पास जो है वो कितनी है, कर्ण भुजा जो हमारे पास है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मानना आधार भुजा, आधार जो हमारे पास भुजा है, आधार भुजा हमारे पास कितनी है इसको भी मान लेते हैं, वो है x सेंटीमीटर। लंब भुजा जो है, लंब भुजा हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब अगर बात करें कर्ण हमारे पास कितना है 13, ये हो जाएगा कर्ण का मतलब 13 का वर्ग, लंब हमारे पास कितना है, लंब है x माइनस 7 का वर्ग, आधार हमारे पास कितना है x का वर्ग। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, अब समझते हैं। इसमें लगाएंगे यहाँ पे 13 का वर्ग हो गया 169, 13 का वर्ग कितना हो गया 169। यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी की वर्ग घात, तो क्या होता है a की घात 2 प्लस b की घात तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणा x गुणा 7 और प्लस का क्या है हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 169, ये हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x, 169 उधर जाएगा, इधर बचेगा 0, ये हमारे पास कितना है 0, और ये है 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169
इसको सही से लिख देंगे 2x² माइनस 14x 49 169 में से जाएगा तो माइनस का 120 बराबर में कितना है 0। ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस का 120 बराबर में कितना बचा मेरे बच्चों 0। अब इसमें 2 से भाग भी जा रहा है तो 2 से भाग कर देते हैं। 2 से क्या करेंगे भाग, क्या आएगा x² माइनस 7 दूनी 14 7x माइनस 2 छंग 12 60 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से समझिए ये मानक रूप में है या नहीं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो समीकरण है द्विघात ये मानक रूप में व्यक्त हो चुकी है। ये क्या हो चुका है मानक रूप में व्यक्त। अगर बात करें तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, यहाँ पे ये हमारे पास मानक रूप में व्यक्त है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सरल करते हैं। तो इसको और थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, a का मान हमारे पास कितना 1, b का मान कितना -7 और c का मान हमारे पास कितना -60। अब 60 के फैक्टर कीजिए, 7 ऐसी दो संख्याओं में बांटिए जिनका अंतर यहाँ पे ये माइनस है, अंतर कितना आना चाहिए 7। अब 60 के आप 60 देख लीजिए किससे किससे कटेगा, तो 60 तो पहले 2 से कटेगा तो 30 और 2, क्योंकि 30 दूनी 60, लेकिन इनका अंतर कितने का हो जाएगा 28 नहीं चाहिए। 3 से काटोगे तो 30 दूनी 60 यानी कि 20 तियां 60 आएगा। तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा 17 का नहीं चाहिए। 4 से काटोगे 15 चौका 60, ठीक है 15 चौका 60 यानी कि ये 4 से कटेगा तो 15 बार आएगा। अंतर इसका करोगे तब भी नहीं आएगा क्योंकि हमें 7 लाना आ रहा है 11। फिर इसके बाद अगर काटोगे 4 के बाद 5 से, 4 के बाद किससे काटोगे 5, तो 12 पंजे 60, लेकिन 12 और 5 का अंतर हमारा कितना आएगा 7। तो यही फैक्टर हमें चाहिए, इसके अलावा ना ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमें चाहिए ये। तो ये हो गया x² माइनस, इसको हम लिखेंगे 12 - 5 x - 60 और बराबर में कितना है 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ फैक्टर करना तो आपको आसानी से आ चुका होगा। तो अब इसको हल करेंगे, ये हो गया हमारे पास x² माइनस 12x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। पहले दो में जो कॉमन है वो है x, क्या बचा x - 12, फिर है प्लस 5 कॉमन, क्या बचा x - 12 बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब यहाँ पे x - 12 एक में हो गया, एक में हो गया x + 5 बराबर में कितना है 0। अब बात करें x - 12 बराबर 0 करें, x बराबर कितना हो गया 12, फिर x + 5 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना हो गया -5 और माइनस होता है अमान। माइनस भुजा जो होती है वो कैसी होती है अमान। अब बात करें यहाँ से क्या हो गया, अतः जो तुम्हारे पास जो कर्ण भुजा तो है 13 और एक भुजा जो आई आधार भुजा x का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और जो लंब भुजा है 12 - 7 यानी कि कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। बाद में ये लिख देना आधा। अन्य दो भुजाएं जो आपकी बात, एक तो आधार भुजा हो गया, आधार भुजा हमारे पास कितनी है वो है x का मान है 12 सेंटीमीटर और जो लंब भुजा है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 - 7 यानी कि ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है इस प्रश्न का हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। इसको मैं जूम करके एक बार पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है इसमें, लिखा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मान लिया कुछ बर्तन x हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की, नग कहते हैं कीमती बर्तन के लिए, ठीक है, या केवल बर्तन भी कह सकते हो, नग पर्यायवाची। प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है, यानी कि प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कितने बर्तन निर्मित किए गए x, तो इसकी संख्या का दोगुना से कितनी अधिक है 3। ये प्रत्येक नग की कीमत या प्रत्येक बर्तन की जो लागत है, निर्माण लागत, उसका मूल्य है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं इसके आगे, समझेंगे चीजों को आसानी से।
तो अब समझेंगे चीजों को। तो हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 6, माना एक दिन में निर्मित या उस दिन निर्मित, माना उस दिन निर्मित। ये एक एग्जाम्पल जो हमने सवाल नंबर मतलब 2 किया था, जिसमें उदाहरण 1 में दी गई समस्या है, उसमें सेकंड जो पार्ट है वो वही बिल्कुल सेम है। तो हमने मान लिया उस दिन निर्मित बर्तनों की जो संख्या थी, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या जो हमारे पास है, वो बर्तनों की संख्या हमने कितनी मान ली, बर्तनों की संख्या बराबर x। उस दिन हमने x बर्तन निर्मित किए और प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक नग या बर्तन, प्रत्येक नग ब्रैकेट में हमने लिख दिया बर्तन, ठीक है, की जो निर्माण लागत है, की निर्माण लागत जो हमारे पास है वो क्या है, वो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक कितने रुपए है, ठीक है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। प्रश्नानुसार उस दिन कुल कितने की निर्माण लागत आई, उस दिन कुल निर्माण लागत यानी कि उस दिन कुल निर्माण लागत जो है, उस दिन कुल निर्माण लागत हमारे पास जो है, निर्माण लागत वो कितनी है, 90 रुपए। अब 90 के फैक्टर 90 कैसे आया, यानी कि बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की जो है कीमत, यानी कि 2x गुणा 2x प्लस 3 बराबर कितना, 90। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर में 90। इधर ले आइए 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 90 बराबर में 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप की मानक समीकरण है। तो इसको आगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। a का मान है 2 और b का मान है 3 और c का मान है माइनस का 90। हम लोग गुणा करते हैं a और c की, तो 2 गुणा माइनस 90 9 दूनी 18 180। अब आप 180 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करो तो 180 आए और जो अंतर आए उसका वो कितने का आए, 3 का, ठीक है। तो आप देखते हैं 180 के दो फैक्टर। तो सबसे पहले अगर आप 2 से काटोगे तो 2 से तो बहुत अंतर आएगा, 2 से काटोगे 90 और 2 का अंतर तो 88 होगा, ये नहीं चाहिए। 3 से काटोगे तो 3 से 18, ये आएगा 60 और ये 3, इसका भी अंतर काफी हो गया। 4 से अगर काटोगे तो ये आएगा 45, ये आएगा 4, इसका भी अंतर नहीं चाहिए। 5 से काटोगे और तो ये 5 से कटेगा कितनी बार आएगा, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, 36 और 5 का अंतर भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद और बड़ा 6 से काटोगे तो 30 और 6 का अंतर भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद जब तक ना आपके पास अंतर आए तब तक आप काटते रहिए। 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, तो ये 8 से अगर भाग करोगे 8 दूनी 16 8 पंजे 40, यानी कि 8 दूनी 16 8 पंजे 40, यानी कि 25 8 की गुणा करोगे तब भी इतना आएगा, लेकिन इसका अंतर जो है नहीं आ पाएगा। फिर हमने क्या किया, थोड़ा और इसको समझाते हैं बेटा डिटेल में। अगर हम चीजों को सीखते हुए चलेंगे तो आगे हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा, हम लोग चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। अब अगर इसके आगे की बात करें, इसके आगे मैं बताऊं तो फिर इसके बाद 25 के आगे आप इस 8 के आगे आप इसको 9 से तो कटेगा नहीं, 10 से काटेंगे, 9 से भी कट जाएगा सर, 9 दूनी 18 20, 9 और 20 का जो अंतर आएगा वो 11 का आएगा, नहीं चाहिए। 10 से काटोगे 10 से काटोगे तो अगर ये बात करें तो 10 एकम 10, ये आ जाएगा। 10 से अगर काटोगे तो 18 दशमलव 180, ठीक है, यहाँ पे आएगा 10, 18 बार आएगा तो 10 और 18 का अंतर 8 का आएगा, नहीं चाहिए। फिर 11 से तो कटेगा नहीं, अगर 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, यहाँ पे 12 एकम 12, 6 बचे और 12 पंजे 7। अगर 12 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, 15, 15 और 12 का जो अंतर है कितने का, 3। तो यही हमें फैक्टर चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको गुणनखंड में तो कभी भी दिक्कत अब नहीं होने वाली। कि काफी बच्चों की ये परेशानी रहती थी सर कौन सा फैक्टर बनाए, कौन सा फैक्टर बनाए, अरे इसमें क्या था, आप भाग करते हुए चले आइए। गुणनखंड पहले 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से, जहां जहां करता है फिर बाद में आप देख लीजिए, कभी भी आपको फैक्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि ये मैं बड़े लॉजिक से बताता हूँ चीजों को, जिससे प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। 2x स्क्वायर फिर आएगा 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस का 90 बराबर में 0। यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो यहाँ पे तो संख्या तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन है, कितना आ गया 2x प्लस 15। यहाँ पे बात करें तो माइनस का, अब दोनों संख्या किससे कट रही है,
अगर बात करें तो ये 6 से कटेगी, तो यहाँ पे 6 कॉमन हो गया, तो आ गया 6 दूनी 12 माइनस कॉमन लेने से प्लस 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, ये हो गया 15 छक्का 90। तभी यहाँ पे अब देखते हैं क्या आएगा। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15, एक में हो जाएगा हमारा x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, अब अगर बात करें तो पहला 2x प्लस 15 बराबर अगर आप 0 करेंगे तो 2x बराबर आएगा माइनस 15 और x बराबर आएगा माइनस 15 बटे 2। कभी भी संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती और बटे में नहीं हो सकती, तो इसलिए ये तो हो गया हमारे पास अमान्य। दूसरा है x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी 6, और प्रत्येक नग या बर्तन की जो निर्माण लागत थी वो कितनी है 2x प्लस 3, अर्थात 2 छंग 12 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया 15। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों। अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसको मैं थोड़ा अभी और सही से लिख देता हूँ, जिससे प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाए कि सर ने कहाँ पे क्या किया है। अब देखते हैं, तथा उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग या बर्तन की कीमत, नग या जो बर्तन की निर्माण लागत है कि निर्माण लागत हमारे पास है वो कितनी है 2 गुणा 6 प्लस 3, 2 छंग 12 प्लस 3, यानी कि प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो कितनी है 15 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक ये लेक्चर आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही जानेंगे, अब मिलते हैं इसकी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।